चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है कैश बुक एंड इट्स टाइप्स। देखो, इसमें हमने फाइनल एक्सरसाइज के जहां तक के क्वेश्चंस देखे थे ना, जिसके अंदर हमने सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम वाली कैश बुक और 3 कॉलम वाली कैश बुक भी बनाना सीख ली थी। उनके सम्स भी हम लोग कर रहे थे, जिसमें आज हमें 3 कॉलम वाली कैश बुक ही तैयार करनी है, जिसमें फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 हमें देखना है आज। फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग टेक्स्ट बुक भी आपके साथ में रखो कि देखो क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसा लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर 3 कॉलमनर कैश बुक ऑफ श्री सोनम बेन। कि सोनम बेन के अकाउंट में हमें 3 कॉलम वाली कैश बुक तैयार करनी है। 3 कॉलम मतलब तीनों वही कॉलम बनेगी ना, कैश, बैंक और डिस्काउंट। कि उसका फॉर्मेट इसी तरह से बनेगा फिर कि ऊपर नाम लिख देंगे कैश बुक ऑफ श्री सोनम बेन, और उसमें यहाँ एक तरफ ये डेबिट और एक तरफ क्रेडिट। वैसे ही जो है वो ये 2 पार्ट हो जाएंगे ना इनके, कि जिसमें डेबिट साइड पे वही डेट, पर्टिकुलर में ये रिसिप्ट, उसके साथ ये रिसिप्ट नंबर, LF, कैश, बैंक और डिस्काउंट। और यहाँ पर भी ये डेट, पर्टिकुलर, यहाँ पर वाउचर नंबर आएगा, यहाँ पेमेंट लिखेंगे ना, उसके साथ ये वाउचर नंबर, फिर ये LF, और यहाँ पर भी कैश, बैंक और डिस्काउंट। ऐसे 3 कॉलम वाली बनेगी। और रूल वही ना, अब कोई नए रूल तो है ही नहीं ना, उसी के ही सिर्फ सम्स प्रैक्टिस कर रहे हैं हमें। कि अगर आपका बैलेंस बढ़ रहा है या बिजनेस में पैसे आ रहे हैं तो यहाँ डेबिट साइड पे लिखो, और अगर पैसे जा रहे हैं कहीं पे भी तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखो। ऐसे करते हैं ना एंट्री। तो देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में से एक एक एंट्री हम लोग देखते जाएं क्वेश्चन 14 की। कि जैसे सबसे पहली एंट्री दी गई है 2016 फरवरी 1 में, पहले कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दिया हुआ है 16,000 और 18,000। बराबर, स्टार्टिंग में ये बैलेंस तो दिया हुआ ही होता है ना। कैश बैलेंस दिया हुआ है मतलब ये कैश के डेबिट में ही लिखेंगे ना ये बैलेंस। और बैंक में भी बैलेंस ही दिया हुआ है, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो फिर क्रेडिट में लिखते। याद है ना, पहले कुछ सम्स में आ चुका है ये, कि अगर बैंक को ओवरड्राफ्ट हो तो क्रेडिट में लिखा जाता है, अगर बैंक बैलेंस है तो इसका मतलब ये भी डेबिट में ही लिखेंगे। कि डेबिट में ही दोनों नाम लिखेंगे, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों। तो देखो, सबसे पहली एंट्री यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगी डेबिट में, कि 2016 फरवरी 1 बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके लिखेंगे कि यहाँ कैश में 16,000 रुपीज और बैंक में 18,000 रुपीज। ऐसा ना, कैश और बैंक का ये बैलेंस आ जाएगा 16 और 18,000। उसके बाद डेट 4 वाली एंट्री है कि गुड्स ऑफ 8,000 सोल्ड टू श्री अशोक भाई, ही हैज पेड द अमाउंट इन द बैंक थ्रू NEFT। कि 8,000 का सामान हमने अशोक भाई को बेचा और उसने NEFT के थ्रू हमें पैसे भेज दिए हैं। NEFT के थ्रू मतलब कि जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मतलब डायरेक्टली बैंक में हमारे अकाउंट में जो है वो पैसे जमा हो गए। तो हमने यहाँ पे सेल किया है तो हमारे पास पैसे आए ना, तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। और बैंक के थ्रू आए हमारे, उसने डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिए NEFT के थ्रू, मतलब कि बैंक में अमाउंट लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूसरी एंट्री होगी ये डेबिट साइड पे, कि ये डेट फोर और यहाँ पे पर्टिकुलर में लिखेंगे सेल्स अकाउंट। सेल किया ना, हमें नाम नहीं लिखना है सेल के वक्त, सिर्फ सेल्स अकाउंट। और यहाँ बैंक में लिखेंगे 8,000 रुपीज, कि 8,000 रुपए का सामान हमने सेल किया। ठीक है, उसके बाद 6 डेट वाली एंट्री, उसमें दिया हुआ है कि गुड्स ऑफ 10,000 सोल्ड टू हेतल इन कैश एट 10% कैश डिस्काउंट। कि 10,000 का सामान हमने हेतल को सेल किया है और वो भी 10% कैश डिस्काउंट में। देखो, कैश डिस्काउंट है तो इसका मतलब वो एंट्री यहाँ पे करेंगे, कैश डिस्काउंट लिखेंगे। अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो ट्रेड डिस्काउंट तो फिर ऑन द स्पॉट खाली ओरली काउंट कर देते ना, लिखते नहीं। और ये भी सेल किया है तो सेल किया है मतलब यहीं पे ही लिखेंगे, डेबिट में हमारे पास पैसे आए। कहाँ, और यहाँ पे कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश में। कैश में हमने सेल किया ना, तो कैश में, और उसका डिस्काउंट फिर यहाँ पे लिखेंगे कि 10,000 के 10% मतलब कि 1,000 रुपए का डिस्काउंट आ जाएगा और बाकी के 9,000 रुपए कैश में। ऐसे एंट्री होगी ना, तो ये भी यहीं पर ही डेबिट में लिख दें। तो देखो, डेबिट में लिख दें ये डेट 6
यहाँ पे लिख दें ये सेल्स अकाउंट, कि यहाँ कैश में लिख दिया जाएगा 9,000 रुपीज और डिस्काउंट में लिखेंगे 1,000 रुपीज। कि 10,000 का सामान था, उस पर 10% डिस्काउंट, तो 10% मतलब कि 1,000 रुपए डिस्काउंट हो गया ना। तो 10,000 में से 1,000 डिस्काउंट, तो बाकी मिलेंगे कितने, तो बाकी मिलेंगे ये 9,000 रुपीज। ठीक है, ऐसे ही होगी ना इसकी एंट्री भी। उसके आगे फिर 9th वाली एंट्री दी गई है कि जिसमें लिखा हुआ है 3,000 डिपोजिटेड इन द बैंक, 3,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए। तो बैंक में डिपॉजिट किए इसका मतलब क्या, बैंक में डिपॉजिट करने का मतलब होता है कि भाई ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है। सही बात है ना, कि भाई हमने बैंक में जमा किए, मतलब कुछ आया कुछ गया नहीं, बस वो बिजनेस के पैसे यहाँ से उठाकर हमने बैंक में जाके रखे, ऐसा ही हुआ ना। तो अगर हमने बैंक में इसको जमा किए हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री में क्या करते हैं, कैश और बैंक दोनों में उसकी एंट्री होती है। तो अगर दोनों में एंट्री होती है तो एक एक करके पहले चेक करते हैं, कि जैसे पहले भले कैश में चेक करो कि हमारा कैश आया कि गया। हमने बैंक में जमा किए तो हमारा कैश गया ना। तो अगर कैश गया तो उसको कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। मतलब कैश के क्रेडिट में लिखेंगे कि हमारे इतने रुपए गए। और बैंक में चेक करो कि बैंक में बैलेंस आया कि गया। तो बैंक में तो बैलेंस आया ना, बैंक बैलेंस बढ़ गया ना। तो अगर बैंक बैलेंस बढ़ गया मतलब क्या करेंगे, बैंक के डेबिट में लिखेंगे हम लोग। अगर बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक के डेबिट में फिर लिखा जाएगा वो। ठीक है, तो ऐसे दोनों साइड पे एंट्री होगी ना, ये कॉन्ट्रा एंट्री। तो देखो इनकी एंट्री फिर इस तरह से की जाएगी कि सबसे पहले अगर कैश में चेक करो तो हमारा कैश गया, तो कैश के क्रेडिट में लिखेंगे यहाँ पे 3,000 रुपीज, कि 3,000 गए हमारे। और नाम में क्या लिखेंगे, तो नाम में बैंक अकाउंट, डेट 9। अगर कैश में यहाँ पे लिख रहे हो 3,000 तो नाम तो बैंक का लिखना पड़ता है ना। और साथ में LF में C लिखते हैं, मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री है। और दूसरी बात, यहाँ पर बैंक में चेक करो तो बैंक के डेबिट में लिखते हैं 3,000 रुपीज। बैंक के डेबिट में, क्योंकि बैंक बैलेंस तो इंक्रीज हुआ ना, तो इसलिए उसके डेबिट में 3,000 रुपीज। और यहाँ नाम में क्या लिखेंगे, तो कैश अकाउंट। अगर बैंक में लिख रहे हो या अमाउंट, तो नाम में फिर कैश अकाउंट, डेट वही 9 डेट। और LF में क्या लिखा जाएगा, ये C, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। बरोबर, तो ऐसे ये कॉन्ट्रा एंट्री हुई ना, इस तरह से हमने 3,000 जो है वो डिपॉजिट की है। ओके, फिर 11 डेट वाली एंट्री है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2,000 इज पेड बाय NEFT एंड बैंक डेबिटेड ₹3 फॉर चार्जेस। कि हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो भरा है, कितने का, तो 2,000 रुपीज का, NEFT के थ्रू। NEFT मतलब बैंक के थ्रू ही हमने पास किया ना ये। ठीक है ना, बैंक के थ्रू हमने भर दिया ये, और उसमें बैंक ने 3 रुपए के चार्जेस लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज चेक करो कि हमारे पैसे आए कि गए। तो हमारे पैसे गए ना, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना क्रेडिट में। ठीक है ना, हमने पे किया ये इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब हमारे पैसे गए। और किसके थ्रू गए, तो बैंक के थ्रू गए। बैंक के थ्रू मतलब कि यहाँ बैंक में हम लोग अमाउंट लिखेंगे, 2,000 रुपए भी लिखेंगे, और ये जो 3 रुपए के चार्जेस हैं वो 3 रुपए के चार्जेस भी लिखेंगे। बरोबर, अकाउंट में तो एक एक रुपए की हिसाब की जाती है ना, तो 3 रुपए के चार्जेस भी लिखने पड़ते हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज कि यहाँ पे हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है ना, तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऐसा नहीं लिखते, उसके लिए लिखते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्योंकि पता है ना, हम लोग पहले चैप्टर से ये पढ़ रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वो क्या कहलाता है, वो एक तरह का हमारा पर्सनल एक्सपेंस कहलाता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है पर्सनल एक्सपेंस, मतलब उसे ड्राइंग में लिखा जाता है। तो देखो यहाँ क्रेडिट साइड पे इसकी एंट्री ऐसे हो जाएगी कि डेट 11 दो एंट्री करेंगे ना। सबसे पहले जो है वो ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट इसीलिए लिखा क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है। अगर खाली फायर इंश्योरेंस या कोई दूसरा इंश्योरेंस प्रीमियम होता तो वही लिखते फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस है तो इसलिए ड्राइंग लिखा जाएगा। अमाउंट में ये 2,000 रुपीज बैंक में लिखेंगे ना, 2,000 रुपीज। और दूसरा उसके साथ लिखेंगे NEFT चार्जेस। उसी डेट में NEFT चार्जेस भी हमने भरे, कितने भरे, तो ये 3 रुपीज के चार्जेस। बरोबर, ये दोनों एंट्री यहीं पे ही आ जाएगी ना फिर एक साथ। अब देखो ये एंट्री हो गई, तो उसके बाद 13 वाली एंट्री है कि सैलरी ऑफ ₹3,000 पेड, कि 3,000 रुपए की सैलरी पे की।
तो वो सैलरी की अमाउंट भी कहाँ लिखते हैं, तो यहाँ क्रेडिट में ही आएगा ना, हमने पे की, हमारे पैसे गए, तो वो यहीं पे लिखेंगे। और किस में लिखेंगे, कैश में लिखेंगे ना, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, मतलब हमने कैश ही दिया होगा। तो देखो यहीं क्रेडिट साइड पे जो है वो लिखा जाए कि यहाँ पर डेट 13 सैलरी अकाउंट और कैश में लिखेंगे 3000 रुपीज। ओके, कैश में 3000 रुपीज आया। उसके बाद 14 वाली एंट्री के वेजेस ऑफ 2000 पेड। वेजेस, वेजेस मतलब कि मजूरी भी हमने पे की है, तो वो भी पे किया है, तो वो भी यहीं क्रेडिट में ही आएगा ना, सैलरी के नीचे ही। और वो भी कुछ मेंशन नहीं है, मतलब कि कैश में पे किया होगा 2000 रुपये, यहीं पे ही लिखेंगे कैश में। तो इसके साथ ही ये एंट्री आ जाएगी कि डेट 14 यहाँ पर वेजेस अकाउंट और कैश में लिखेंगे ये 2000 रुपीज, बरोबर, ऐसे आ जाएगा ना ये। फिर 17 वाली एंट्री कि कैश परचेज 1000 एंड कैश सेल 3000 रुपीज, कि यहाँ पर कैश परचेज भी किया है और कैश सेल भी किया है। तो देखो अगर पहले परचेज किया है मतलब पैसे गए, तो परचेज की एंट्री यहाँ पे करते हैं क्रेडिट में, पैसे गए ना, और कैश के थ्रू लिखा हुआ है कैश परचेज, तो मतलब कैश के थ्रू गए, यहाँ पे लिखेंगे। और सेल किया ना, मतलब हमारे पैसे आए हैं, सेल किया मतलब पैसे आए, और पैसे आए तो कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे डेबिट में, डेबिट में लिखेंगे ना, सेल किया मतलब पैसे आए हमारे, ठीक है, तो सेल यहाँ पे लिखेंगे और वो भी कैश में। तो दोनों साइड पे ये एंट्री हो जाएगी, परचेज की भी और सेल की भी। तो देखो दोनों साइड पे ये एंट्री लिखेंगे हम लोग कि डेट 17 यहाँ क्रेडिट में लिख देंगे परचेज अकाउंट, और अमाउंट में 1000 रुपीज के, ये 1000 रुपए गए हमने परचेज किया उसके। और यहाँ पे डेबिट में लिख देंगे हम लोग सेल्स अकाउंट, और ये कैश में 3000 रुपीज, ठीक है, सेल्स अकाउंट और कैश में 3000 के 3000 रुपए मिले हमें, हमने सेल किया उसके, बरोबर, ये भी हो गई एंट्रीज। और उसके बाद 19 वाली एंट्री है कि 19 वाली एंट्री में दिया हुआ है कि बैंक क्रेडिटेड 2500 फॉर डिविडेंड थ्रू एनईएफटी। बैंक क्रेडिटेड 2500 थ्रू डिविडेंड, है ना, ऑफ डिविडेंड, सॉरी, कि यहाँ पर क्रेडिटेड किया हुआ है। क्रेडिटेड मतलब कि बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे जमा किए, हमें मिले पैसे, क्रेडिटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कहलाता है कि हमें पैसे मिले हैं, 2500 रुपए मिले, किसके मिले, डिविडेंड के मिले। तो अब ये डिविडेंड क्या कहलाता है, तो डिविडेंड मतलब कि कभी हम लोग कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, शेयर मार्केट में से जब कोई शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, उसमें जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनका जो इंटरेस्ट मिलता है ना, शेयर्स का जो इंटरेस्ट मिलता है ना, उस इंटरेस्ट को हम लोग कहते हैं डिविडेंड, ठीक है ना, शेयर के इंटरेस्ट को डिविडेंड कहा जाता है। तो ये 2500 रुपए समझो हमें एक तरह का डिविडेंड, या समझो एक तरह का इंटरेस्ट मिला हमें, कि एनईएफटी के थ्रू बैंक ने जो है वो हमें सेंड कर दिया, हमारे अकाउंट में जमा कर दिया। तो यहाँ पैसे आए ना हमारे, पैसे आए तो कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं कि पैसे मिले हमें। और डेबिट में किसके थ्रू, तो बैंक के थ्रू, तो बैंक में लिखेंगे हम लोग कि हमारे पैसे आए बैंक में, सही बात है ना। तो यहाँ पर ये डेबिट साइड पे ये एंट्री हो जाएगी कि डेट 19, और डेट 19 में यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड अकाउंट, और बैंक में 2500 रुपीज, बरोबर, कि डिविडेंड मिला हमें 2500 रुपए का। फिर उसके बाद 21 वाली एंट्री है कि कमीशन ऑफ 1200 पेड, 1200 रुपए का कमीशन हमने पे किया। तो 1200 रुपए का कमीशन पे किया, तो उसकी एंट्री कहाँ पे आती है, वो क्रेडिट में ना, पे किया मतलब हमारे पैसे गए, तो उसे कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ क्रेडिट में। और मेंशन है कि कैश से पे किया या बैंक के थ्रू, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, मतलब कैश में ही गया होगा, मैंने कैश में पे किया, ठीक है। तो देखो यहाँ क्रेडिट साइड पे ये एंट्री लिखी जाएगी डेट 21, और डेट 21 में ये कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट में कितना कमीशन लिखेंगे, तो ये 1200 रुपीज कैश में लिखें कि 1200 रुपए का कमीशन हमने पे किया, बरोबर, 21 वाली एंट्री। उसके बाद आएगा 23 वाली एंट्री, उसमें दिया हुआ है कि फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2500 पेड बाय एनईएफटी एंड बैंक डेबिटेड ₹2 फॉर चार्जेस, कि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है,
ठीक है ना, एनईएफटी के थ्रू पे किया हमने, जो है वो सेंड किया 2500 रुपए का, और उसके सामने 2 रुपए बैंक ने चार्जेस लिए हैं। तो यहाँ हमने पे किया, मतलब हमारे पैसे गए, तो पैसे गए तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ क्रेडिट में ना, ये बैंक के थ्रू गए तो बैंक में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और चार्जेस भी लिखेंगे, 2 रुपए के चार्जेस भी उसमें। तो देखो यहाँ क्रेडिट साइड पे ये एंट्री हो जाएगी, दो एंट्री हो जाएगी। पहले में लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, भले चाहिए तो आप पूरा लिख सकते हो, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, ठीक है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, कितना, तो 2500, ये बैंक में लिखा जाएगा 2500, ओके। और उसके नीचे लिखा जाएगा ये एनईएफटी चार्जेस, कि ये एनईएफटी चार्जेस कितने रुपए, तो ये 2 रुपीज, बरोबर, ऐसे आएगा ना, ये हमने पे किया इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर उसके बाद वाला दिया हुआ है एंट्री कि 25 डेट में है कि बैंक क्रेडिटेड बैंक इंटरेस्ट और ₹200 एंड कमीशन ऑफ ₹200 इन अवर अकाउंट थ्रू एनईएफटी। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है बैंक क्रेडिटेड, क्रेडिटेड मतलब कि बैंक ने दिया ये भी, कि क्या क्या दिया है, तो एक बैंक इंटरेस्ट दिया 200 रुपए का, और एक कमीशन दी है 200 रुपए की, ठीक है, एनईएफटी के थ्रू हमें भेज दिया। तो ये पैसे आए ना हमारे, बैंक क्रेडिटेड मतलब हमें पैसे मिले हैं, और पैसे मिले तो कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ डेबिट में लिखेंगे दोनों, बैंक इंटरेस्ट भी और कमीशन भी, और दोनों बैंक में लिखेंगे कि बैंक के थ्रू ही मिले हैं हमें। तो देखो डेबिट साइड पे जो है वो ये एंट्री हो जाएगी फिर, कि यहाँ पर पहले डेट 25, दोनों में ही लिखेंगे ना डेट 25, कि यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट, और बैंक इंटरेस्ट में लिखेंगे ये 200 रुपीज, और वैसे ही उसके नीचे कमीशन, कमीशन में भी लिखेंगे 200 रुपीज, कि 200 रुपए बैंक इंटरेस्ट के और 200 रुपए कमीशन के मिल गए, बरोबर। और उसके बाद फिर 28 वाली एंट्री है कि बैंक हैज पेड द व्हीकल लोन इंस्टॉलमेंट ऑफ 12,000 ऑन बिहाफ ऑफ अस थ्रू एनईएफटी एंड बैंक डेबिटेड ₹3 4 चार्जेस। यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है कि भाई बैंक ने हमारे हमारे कहने पर व्हीकल लोन के जो है वो पेमेंट इंस्टॉलमेंट भर दिया। कितनी बार होता है ना कि जब ये बैंक ये स्पेशल सर्विस देती है कि अगर आपको हर महीने लाइट बिल भरना हो, ऐसी कोई ईएमआई इंस्टॉलमेंट या कुछ पे करना हो, तो उसके थ्रू आपको खाली बैंक को बोल देना होता है कि हर महीने आप भर देना ना, है ना, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं, भाई हमें टाइम नहीं मिलता हर महीने भरने का, भूल जाते हैं, तो हम लोग बैंक को बोल देते हैं कि भाई बैंक, भाई आप जो है वो भर देना हर महीने। तो ऐसे कोई गाड़ी ली होगी, व्हीकल लिया होगा, तो उसकी लोन का इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है, ठीक है, ये 12,000 रुपये पे कर दिए एनईएफटी के थ्रू, और उसके चार्जेस भी जो है वो ये बैंक ने लगा दिए उसके ऊपर, ठीक है। तो इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, कि ये हमारे पैसे गए, बैंक ने पे कर दिए मतलब पैसे गए ना हमारे, तो उसकी एंट्री यहाँ क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और क्रेडिट साइड और बैंक में लिखेंगे कि बैंक के थ्रू हमारे पैसे गए हैं, बराबर, बैंक में वो लिखा जाएगा। और यहाँ बैंक में दोनों अमाउंट लिखेंगे ना, जो एनईएफटी चार्जेस होगा वो भी। तो देखो इस साइड पे ये एंट्री हो जाएगी कि सबसे पहले ये डेट 28, दोनों में लिखेंगे डेट 28, यहाँ पे लिखेंगे बैंक लोन, बैंक लोन में ये 12,000 रुपीज, और साथ में लिखेंगे ये एनईएफटी चार्जेस, के एनईएफटी चार्जेस में ये 3 रुपीज, बरोबर, ऐसे आ जाएगा ये, ओके। हो गई ये दोनों एंट्रीज, ये सब एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब क्या करेंगे, तो अब क्लोजिंग करेंगे, एक एक करके अकाउंट क्लोज करें ना, सबसे पहले जो है वो कैश अकाउंट क्लोज करें और चेक करें कि महीने के एंड में हमारे पास कितना कैश का बैलेंस बचा है। कैसे चेक करते हैं, कि सबसे पहले इस साइड का टोटल कर देते हैं ना, कि ये पहले डेबिट का टोटल कर देते हैं कैश में, कि इतने रुपए हमें पहले थे, कि जैसे पहले बैलेंस 16,000 रुपए था और इतने रुपए हमें मिलते रहे, तो इसका टोटल फिर यहाँ पे लिखेंगे ना। तो जैसे इन इन सब का टोटल आ जाएगा यहाँ पर, ये 28,000 रुपीज, बरोबर, ये आ जाएगा इसका टोटल। और यही टोटल फिर कैश में यहाँ पे भी लिखते हैं, आखिरी का टोटल सेम ही होना चाहिए, तो यही टोटल फिर यहाँ पे भी लिखा जाएगा 28,000, तो यहाँ पे भी लिख दें कि ये 28,000 रुपीज, और उसमें से फिर ये सब चीजें माइनस करेंगे कैश की, कि इतना कैश गया ना हमारा पूरे महीने में, तो ये सब चीजें माइनस करेंगे। तो 28,000 में से अगर ये सब माइनस करें तो बाकी का यहाँ पे हमारा बैलेंस बचेगा,
तो बाकी का बैलेंस कितना बचा, वो बैलेंस बचा ये कि जिसे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके लिखेंगे कि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और यहाँ पे बचा ये 17,800 रुपीज। ठीक है, इतने रुपए बचा ना, कैश का इतना बैलेंस महीने के एंड में हमारे पास पड़ा हुआ है। और ऐसे ही बैंक में भी चेक करेंगे कि बैंक में जो है वो किस साइड का टोटल ज्यादा है, वो चेक करते हैं पहले ओरली कि बैंक में इस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। तो बैंक में भी यहाँ पहले चेक करेंगे ना कि भाई कितना टोटल आ रहा है पूरा। तो इन सब का टोटल अगर देखें बैंक में तो वो टोटल आएगा ये 31,900 रुपीज, ये टोटल आ जाएगा ना। और उतना ही टोटल फिर यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी जो है वो उतना ही टोटल लिखा जाएगा। तो इस साइड भी लिखा जाएगा यही 31,900 रुपीज। ठीक है, और ये 31,900 में से ये ऊपर की सभी अमाउंट माइनस करेंगे, ये भी माइनस करेंगे। 2 रुपए 3 रुपए जो भी है कि वो हर एक एक रुपए का हिसाब किताब होना चाहिए, तो वो अमाउंट भी माइनस होगी। तो मतलब बैंक में इसमें से 31,900 में से ये सब अमाउंट माइनस करें तो उसका भी बैलेंस पता चल जाएगा ना बैंक का भी, कि बैंक में अभी हमारे पास कितने रुपए पड़े हुए हैं। तो उनका बैलेंस अगर हम लोग देखें तो वो बैलेंस बचेगा ये 15,392 रुपीज। बराबर, मतलब कैश और बैंक का जो बैलेंस ढूंढा तो वो दोनों का बैलेंस इतना इतना बचा ना। और डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट में क्या किया जाता है, उसमें कोई बैलेंस नहीं ढूंढते, उसमें तो खाली टोटल कर देते हैं ना। और वो भी इसी साइड पे खाली टोटल दिया हुआ है, ये इस साइड तो कोई अमाउंट ही नहीं आई। बरोबर ना, यहाँ पे तो कोई अमाउंट ही नहीं है, खाली इसी साइड का ही टोटल होगा। तो इस साइड का सिर्फ टोटल कर दे तो वो टोटल आ जाएगा ये 1,000 रुपीज। और यहाँ पे जो है वो कुछ भी नहीं, डिस्काउंट यहाँ पे है ही नहीं ना कोई भी। और ये हो जाए तो फिर लास्ट स्टेप क्या करते हैं, तो इनकी अमाउंट को अगले महीने लेके जाते हैं, अगले महीने की अमाउंट में, कि यहाँ पर जो ये दोनों का बैलेंस बचा ना, ये बैंक का और कैश का, ये बैलेंस फिर क्या करेंगे, तो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट की तरफ लेके जाएंगे कि अगले महीने के स्टार्टिंग में इतने बैलेंस से फिर शुरुआत करेंगे हम लोग। बरोबर, तो लास्ट में नीचे की तरफ ये एक लाइन बनाते हैं ना कि जहां टोटल कर दिया उसके नीचे यहाँ पे लिख दें 2015 मार्च फर्स्ट, ये फेब्रुआरी मंथ था तो यहाँ पे उसके बाद मार्च मंथ के फर्स्ट मार्च यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, कि वो बैलेंस आगे लेके आएंगे। कौन सा बैलेंस लेके आएंगे, तो ये जो हमने आखिरी में फाइंड किया वो, कि ये बैलेंस हम लोग आगे लेके आएंगे। मतलब यही बैलेंस जो यहाँ पर लिखे, तो कैश का बैलेंस भी जो है वो आखिरी में इतना बचेगा 17,800 रुपीज, और बैंक का बैलेंस भी 15,392 रुपीज। हर महीने महीने के एंड में इतना रुपया बचा ना हमारे पास। ठीक है, समझ आई बात। तो आज जैसे हमने सम देखा ना, अब ऐसे ही इनके दूसरे ऐसे क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।